लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा था, उसमें कोई डाउट? मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक हमने एप्लीकेशन सीखा था। मैट्रिसेस अब तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई डाउट? उर्वी बेटा चलिए, तो एक बार जल्दी क्विक रिवीजन करें। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आइए। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था मैट्रिसेस लीनियर और साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना, ये उसका एक एप्लीकेशन था। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने मैट्रिसेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना, ऑफ m n एंट्रीज वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, अगर उसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जल्दी बोले, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वाला नहीं, कोट वाला ऑर्डर नहीं है, यहां पर मैट्रिसेस वाला ऑर्डर m क्रॉस n है ना, m क्रॉस n। अगर यानी कि अगर मैंने बोल दिया कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है तो बताइए उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 या 3? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है ना, 2 रो 3, 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद ये देखा था हमने क्वेश्चन कि अगर इतनी एंट्रीज है तो पॉसिबल कितने, भाई कितने टाइप का मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो वो हम निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट की पोजीशन स्पेसिफिक कैसे की जाती है, उसका नंबर ऑफ, कौन से नंबर ऑफ रो में आ रहा है, कौन से नंबर ऑफ कॉलम में आ रहा है। अगर उन दोनों को हम एक फिक्स कर दें तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक पोजीशनिंग होगी। अगर किसी एक रो की बात करें तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। अगर किसी एक कॉलम की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होंगे किसी एक कॉलम में, जितने टोटल नंबर ऑफ रो हैं। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोलो भाई। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं तो अभी तो ये 3 क्रॉस 3 की है, पर आप मुझे बताएं अगर कोई मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 है तो उसके थर्ड रो में कितने एलिमेंट होंगे? 4 क्रॉस 3 ऑर्डर है, 4 क्रॉस 3, तो उसके थर्ड रो में कितने एलिमेंट होंगे बताइए जल्दी भाई। एक रो में कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सर। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फोर्थ रो और इन एनी रो विल बी 3। और एक कॉलम में कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ रोज हैं 4। क्या ये बात समझ आती है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी टाइप का है नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं पोजीशन स्पेसिफिक की, तो रिप्रेजेंटेशन एआईजे का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। बोलो बच्चों। फिर उसके बाद इसे अरेंज कैसे करते हैं, तो ये हमने देखा था m क्रॉस n के लिए, अगर ऑर्डर m क्रॉस n है ना, एकदम बेसिक। फिर कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा भैया, उस या कंडीशन दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ सकती है। तो एकदम आसान है, बोल भाई हाँ या ना। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने लगभग 9-10 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी थी। पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स को देखकर जोर जोर से रोना है ना, क्योंकि मैट्रिक्स आपके सामने ये रही, यानी एक में सिंगल रो है ना, यानी कि सिंगल रो यानी एक ही रो होगी तो रो मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगी, कब मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिखेगी सर? जैसे 5 क्रॉस 2 है तो 5 नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी? 5 क्रॉस 2 ऑर्डर है 5/2, 5 क्रॉस या 5/2, तो कैसी मैट्रिक्स होगी सोच के देखो जरा। 5 नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल होगी। ठीक है, तो यानी m क्रॉस n में अगर m ज्यादा है तो वर्टिकल, n ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल। तो n ज्यादा है, देख ले भाई, m क्रॉस n में n ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन m। क्लियर है? चल भाई, कॉलम मैट्रिक्स में देखो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे बच्चे, तो क्या बोलेंगे, कैसी मैट्रिक्स है?
स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स की अगर वैल्यू की बात करें तो मैट्रिक्स की कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होती। जैसे वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती ना बच्चों, वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर का क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स में स्पेसिफिक केस में हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो वो स्पेसिफिक केस क्या है? वो स्पेसिफिक केस है ये, मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए भैया? मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसे निकालते हैं वो आज हम सीख लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा मोर और लेस आप ये मान के चलिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी क्योंकि कई चीजें हैं जो दोनों में है और कई चीजें हैं जो अलग अलग है। तो दोनों में चीजें उनको हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ लेके चलें, क्योंकि भाई आलसी हैं पहली बात, और दूसरी बात वो मेमोरी वाली सिस्टम है ना, बता रखा है मैंने आपको। चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, ये हमने देखा था। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट की बात होगी। प्रिंसिपल डायगोनल जब i इज इक्वल टू j है। फिर डायगोनल बनाएंगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक लोअर ट्रायंगल और एक ऊपर यानी अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल जिसमें i इज ग्रेटर देन j, अपर ट्रायंगल जिसमें j इज ग्रेटर देन i, ठीक है। फिर इसके बाद डायगोनल एलिमेंट यानी कि व्हेन i इज इक्वल्स टू j, व्हेन i इज इक्वल्स टू j। बोल भाई कोई दिक्कत है ना? a11, a22, a33, a44, ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चे? डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप की पढ़ी थी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर के साथ स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगल के साथ स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगल। समझने का सिर्फ एक फंडा है पूरी मैट्रिक्स में, गौर से सुनिए। समझने का सिर्फ एक फंडा है। कौन सा फंडा? अगर मैंने बोल दिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स कहां एग्जिस्ट कर रही है? अपर ट्रायंगल में, तो लोअर ट्रायंगल जीरो। बात समझ गए? अगर ट्रायंगल में मैंने बोल दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स कहां एग्जिस्ट करती है? लोअर ट्रायंगल में, अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो। अगर मैंने बोल दिया स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल में लाई करेगी, यानी डायगोनल भी जीरो और लोअर भी जीरो। और अगर मैंने बोला स्ट्रिक्ट लोअर तो डायगोनल और अपर दोनों जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? बोल भाई ये बात समझ आती है? हाँ या ना, जल्दी बोल। क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ या ना? चल बहुत सुंदर। इसके बाद तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, स्ट्रिक्ट अपर, डायगोनल भी जीरो, लोअर, है ना, लोअर ट्रायंगल यानी अपर वाले एलिमेंट जीरो। फिर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन दिया था, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब नाम ही आ गया, मैट्रिक्स में कहां एग्जिस्ट कर रही है? डायगोनल में, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। अब मैं एक बात मैंने बेटा लास्ट क्लास में भी बोली थी, आज भी बोलूंगा, अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना चलाएं। एक्स्ट्रा दिमाग यानी कुछ भी कचरा अपने दिमाग में ना आने दें। मतलब सर ये डायगोनल मैट्रिक्स में i नॉट इक्वल्स टू j यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब डायगोनल एलिमेंट का क्या होगा? भाई डायगोनल एलिमेंट मेरी तरफ से कुएं में जाए, बोलते हैं ना भाई, मेरे को नहीं पता। डायगोनल एलिमेंट में 3x3 की डायगोनल एलिमेंट, एक में हाथी बैठ जाए, एक में घोड़ा बैठ जाए और एक में कुछ भी हो जाए, मतलब समंदर आ जाए, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को जब भी डायगोनल मैट्रिक्स देखनी है, अपने को क्या समझना है बच्चे कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। अपने को देखना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपने को क्या समझना है कि अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? बाकी कोई कंडीशन नहीं है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोलो। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, बहुत सुंदर। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो। डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हमेशा कैसे, जैसे अपन ने ट्रायंगल को समझा था ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है लोअर ट्रायंगल में, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है डायगोनल में, यानी बाकी की जगह जीरो। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स यानी ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है
जिसमें डायगोनल एंट्रीज बराबर होंगी। बराबर यानी सर 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर -2, अरे भाई कुछ भी हो, रियल और इमेजिनरी भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स डायगोनल में जो भी है वो तीनों जगह बराबर हो। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है ना? इन बातों में बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये अब जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने जब मेंस एडवांस की हम बात करते हैं तो ये टर्म्स बन के चले आते हैं हमारी आंखों के सामने। सर ये स्केलर मैट्रिक्स है, सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सर ये फलाना मैट्रिक्स है, फिर कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो भाई मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अगर स्केलर वाले में भी हम स्पेशल केस में चले जाएं, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 बन जाए तो क्या बनेगा? यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बोल भाई हाँ या ना? ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ठीक है। एन लिखने का मतलब हो गया एन ऑर्डर की। अब कोई मुझे बताएगा मैंने यहां पर एन अकेला क्यों लिखा, एम क्रॉस एन क्यों नहीं लिखा? मैंने आई एन अकेला लिखा, मैंने आई एम क्रॉस एन नहीं लिखा, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कोई पूछे क्यों? बोले भाई देख, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, बोला हाँ। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बोला हाँ। और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी। क्लियर है? तो कभी तुमको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई बोले 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की लिख दो, तो उसको क्या बोलना? भाई साहब, भाई साहब माफी, है ना? अवनीश ग्रोवर बन जाना तुमको हाल। ठीक, चलिए यूनिट मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद कंपैरेबल मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो दोनों मैट्रिसेस में। ठीक, सब मैट्रिक्स सबसेट वाली फंडे पर समझाया था। एक मैट्रिक्स में से हमने अपने मन से बोले सर ये 3 टी शर्टें टंगी हुई हैं, इसमें से पहले नंबर की तीसरे नंबर की टी शर्ट दे दो, और 3 जीन्स में से दूसरे नंबर की जीन्स दे दो, है ना? तो अपने मन माफिक शॉपिंग करनी है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो तुमको अच्छे लगे वो ले लेना। पर ऐसे नहीं कि सर इस शर्ट की बाजुएं दे दो, कॉलर दूसरे शर्ट की दे दो। होता है ना, कई बार कपड़े लेने जाते हैं लोग, बेहद अतरंगी सी फरमाइश कर देते हैं, सर फैब्रिक ये वाला दे दो, कलर ये वाला दे दो, स्टाइल ये वाला दे दो, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स में भी क्या करना है? सब मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अपने हिसाब से सूट करेंगे, चूज कर लीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नाम से नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ये, अच्छा इसके लिए एक बात बताएं, क्या ये स्क्वायर होना जरूरी है? इस नल मैट्रिक्स बिल्कुल जरूरी होता है क्या भैया कि ये स्क्वायर हो? नहीं, बिल्कुल, दिस इज नॉट अ नेसेसरीली कंडीशन दैट अ नल मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट, इसमें हो सकता है भैया 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5 कुछ भी आ जाए। क्यों? क्योंकि सर कभी भी दो बराबर मैट्रिक्स हो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो नल मैट्रिक्स मिलेगी। यही होगा, सोच के देखो भाई, मैं तो दो कोई भी मैट्रिक्स ले लूं और उसी मैट्रिक्स को उसी से घटा दूं, कोई भी नंबर को उसी से घटाऊंगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं वो दोनों में उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दूसरे से, है ना? तो अब एक बात बताओ, कंपैरेबल की तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि भैया अगर ये 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 3 की है, तो दूसरी उस सेम ही ले रहा हूं ना, तो वो भी 2 क्रॉस 3 हो गया। तो एक बात बता भाई, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई तो नल मैट्रिक्स के ऊपर क्यों आएगी? अगर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हर चीज को समझने के साथ साथ एक उसका एग्जाम्पल ले लो, एक बार उसको समझ लो उसके फंडे को, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन डॉक्टर बन गए थे, सारे ऑपरेशन सीख लिए तुमने। एडिशन ऑपरेशन, दो मैट्रिसेस को जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं भाई? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दे, हाँ या ना? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना भी सीख गए थे, और इक्वालिटी वहीं से नल मैट्रिक्स वाले फंडे से।
दो मैट्रिक्स बराबर हो गई, अगर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नल मैट्रिक्स आ गया तो वो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गई, है ना। मैट्रिक्स बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए। बोल भाई हाँ या ना। और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी हम बात कर रहे हैं, ये जो भी ऑपरेशन पढ़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस के लिए है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करे, जो आपको मन करे उससे मल्टीप्लाई कीजिए और वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई, है ना। चलिए, तो यहां तक किसी भी बालक बालिका को कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी बच्चे को एक भी डाउट हो तो पूछ ले। किसी को भी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। चलिए तो शुरू करें। एक्सरसाइज 1 लगाई आपने एनसीईआरटी की, एक्सरसाइज 1, उसमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा। एनसीईआरटी पीनट्स की तरह होती है, मतलब आपके लिए पॉपकॉर्न की तरह है, मतलब आप पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी ले, सर ये क्या है ना। तो आप लोग आरडी शर्मा जरूर ले लें। मैं चाहूंगा कि आप लोग बोर्ड्स के लिए, जिन लोगों को लग रहा है कि सर आप तो बुराई करते हैं, मैं बिल्कुल, हम साल भर बुराई करेंगे, पर उस किताब में एक चीज अच्छी है, वो है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो इतने हैं कि प्रैक्टिस के लिए बहुत है। दूसरी चीज, अगर आप अपडेटेड लेते हैं तो आपको पिछले 5-10 साल के सीबीएसई के क्वेश्चन उस टॉपिक के वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चन शुरू करें। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा एक नोट बना लें पहले, उसके पहले, ताकि आगे नोट बना के लिखें। एक बात बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं कोई डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, समझना, तो अपने को क्या समझ में आता है कि सर इस डायगोनल मैट्रिक्स में ना जो ऑर्डर 3 की है, तो जो एलिमेंट अपने कौन से हैं, डायगोनल के हैं, उसके अलावा बाकी सारे तो जीरो हैं, बाकी सारे तो एलिमेंट जीरो हैं। तो सर इसको पूरे 3x3 यानी 9 एलिमेंट लिखने की जगह आप तो शॉर्ट में लिख दो क्या, इसके डायगोनल एलिमेंट्स। बोल भाई सही बात है, क्योंकि सर बाकी एलिमेंट तो क्या है, जीरो, है ना। तो अगर इसको ऐसे लिखें, ए मैट्रिक्स अगर हमारी कुछ ऐसी है, K1 K2 K3 और बाकी एलिमेंट 0 0 0 0 0 है, देन बच्चों, देन वी कैन रीराइट ए एज, इसको ए को दोबारा कैसे लिख, ए को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा, ठीक है। अब डायगोनल एलिमेंट्स लिख दिए सिर्फ, K1 K2 K3, तो अब जैसे ही ये लिखा मैं समझ गया, अच्छा ये 3 एलिमेंट लिखा, डायगोनल एलिमेंट्स लिखा, यानी कि ए जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है और बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो हो गए, तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स ले रहे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं जिससे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो लिखें, इफ A is diagonal 1, -1, 2, 1, -1, 2, and B is diagonal
2, 3, -1, 2, 3, -1. Then find और फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी, सेकेंड पार्ट है a माइनस बी, थर्ड पार्ट है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b. जल्दी से कीजिए. If a is this and b is this, सबसे पहली बात देखिए. अब देखें जल्दी जल्दी. तो आप लोग एक बात बताना जरा, पहला वाला जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है क्या? दूसरा भी डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है? सिर्फ तो इसका मतलब यह हुआ कि दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दो डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, अगर वो दोनों सेम ऑर्डर की हैं तो कंपैरेबल होनी चाहिए ना भाई. ऑपरेशन तो तभी लगाओगे जब कंपैरेबल हो, है ना? बोल भाई हाँ है ना? तो अगर दो मैट्रिक्स अगर जिनका कंपैरेबल है, जो अगर हम उनके बारे भाषा में बात करें, दोनों और दोनों डायगोनल हैं, तो दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा. क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बोल भाई. तो ये तीनों के तीनों जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे. तो ये आएगा सिंपली डायगोनल 1 2 3 2 1. बोल भाई हाँ या ना? बोल भाई हाँ या ना? इजीली है ना? इजीली कर देंगे. अच्छा ये इजीली डन हो गया बहुत आराम से. a माइनस बी 1 माइनस 2 -4 2 माइनस -1. ठीक है. और थर्ड वाला डायगोनल 2a माइनस 3b. तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एलिमेंट से, इसमें 3 से, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. बिल्कुल -4 11 और 7 यही आ रहे हैं सभी के. ठीक. अब एक बात बताओ, यहां पर मैं नोट बना के नहीं लिखवाने वाला कि दो डायगोनल को अब ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके उनमें कोई ऑपरेशन करो. साहब वो हमेशा ही क्या रहेंगे? साहब वो हमेशा ही क्या रहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स रहेंगे. बताने की आवश्यकता नहीं है. प्रॉपर्टी फर्जी की क्या प्रॉपर्टी बनाए भाई? जबरदस्ती की प्रॉपर्टी क्यों बनाना? ठीक है. क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा -11 है, मैंने आप ही लोगों का देखा था. अच्छा तनीषा का. ठीक है, क्लियर है. मैं प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बता रहा हूं. ठीक. किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. लिखिए find a matrix X, find a matrix X such that 2a plus b 2a plus b plus x is equals to null. 2a plus b plus x is equals to null where a matrix
A matrix -1 2 3 4 -1 2 3 4 and B matrix is 3 -2 1 3 -2 1 5. ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताइए। आज वीडियो में कोई डिफरेंस है क्या पहले से? वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है? वीडियो एकदम प्रॉपर? वन -2 -7 एंड 13, सॉरी -13। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम घटिया सवाल है भाई, ये एकदम घटिया सवाल है सर। 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -x, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x निकालना है ना आपको, x विल बी -2 टाइम्स ऑफ a प्लस -1 टाइम ऑफ b। ठीक है, अब आप -2a लिख दीजिए, -b लिख दीजिए और उठाकर क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, तो x आ जाएगा आपका कितना, -2a यानी कि प्लस का 2 और -3, 2 -3 -1। बाकी तो अब आपने सही बताई दी। हम 1 -2 -7 एंड 13, -13 या +13, चारों तो नेगेटिव आ रहे हैं शायद, माइनस, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में पूछ चुकी है, तो देखिए भाई कितना घटिया है, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन है, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। बोल भाई हाँ या ना, है ना? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं, अभी कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। अब एक बात बताइए, मैट्रिक्स एडिशन, पहले बताइए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों प्रॉपर्टीज। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है आप अगर ऑर्डर रिवर्स कर दें या ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है जब a इंटू बी प्लस सी, उस टाइप से, a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी अगर b प्लस ए है तो कॉम्यूटेटिव हो गया, a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें हमने पहले a और b को ऐड किया या पहले b और c को ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और a इंटू बी प्लस सी, that is AB plus AC, that is AB plus AC। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें, एक ही प्रॉपर्टी लिख लें, प्रॉपर्टी मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड एसोसिएटिव।
ठीक है भाई। अच्छा, आप लोग बचपन में एक चीज और पढ़ते थे, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद आ रहा है बच्चों? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, एक सॉरी, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें अगर ऐड करें तो वह सेम रहे, जो कि हमारे जनरल केस में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, क्योंकि किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, वही नंबर मिल जाएगा वापस, हाँ या ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उस हिसाब से क्या हो जाएगी, वन, भाई वन का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐसा नंबर, ऐसे बात चीज की बात हो रही है, ऐसे क्वांटिटी की बात हो रही है जिसको अगर हम उसी में वापस ऐड करें तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, मल्टीप्लिकेटिव में और एडिटिव में। तो ऐड करेंगे सर जीरो, मल्टीप्लाई करिए वन, ठीक। अब एडिटिव इनवर्स यानी कि ऐसा क्या ऐड करें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो भैया माइनस ऑफ दैट नंबर, एक्स में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो मिल जाए, तो सर एक्स में माइनस एक्स कर दीजिए, क्लियर है। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो, तो यहां पर हो जाएगा नल मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स हो जाएगी ए की नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी बोल। तो प्रॉपर्टीज में जल्दी से मैं बता देता हूं, प्रॉपर्टीज पहली कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, चौथा एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट। देख भाई बहुत सिंपल सी बात है भाई, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप लोग एक बात और सुन लें, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पढ़ते हैं आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, दीज आर द आइडेंटिटीज। बट कई बार हम पढ़ते हैं सर यही तो, ये इक्वेशन भी तो हो सकती है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, व्हाट इज द डिफरेंस। बिल्कुल, आइडेंटिटी जो होती है ना बच्चों, आइडेंटिटी दैट इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स। अगर हम बड़े अब अच्छे बच्चों की मतलब भाषा में बात करें तो भैया ऑल पॉसिबल का मतलब हो गया डोमेन सेट, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू आएगा, पर एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही रखना, है ना, ऐसा नहीं कि बाहर की रख दें, उस पर तो काम ही नहीं करेगा। तो भैया आइडेंटिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, पूरा डोमेन सेट। क्या ये बात समझ आती है। जैसे साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा कैन बी रियल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ आई, बोल, क्या ये बात समझ आई, है ना। आइडेंटिटी का मतलब हो गया ट्रू फॉर ऑल, इक्वेशन का मतलब होता है कि किसी किसी के लिए ट्रू है, जैसे x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं लिखूं x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन x इज इक्वल टू टू, x की जगह पर टू होगा तभी भाई ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि LHS RHS इक्वल होगा। इसके अलावा क्या कभी होगा, क्या कभी ये पॉसिबल है, x की वैल्यू 5 रख दो, जीरो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x बिलोंग्स टू R के लिए ट्रू है। क्या ये बात समझ में आती है। तो ऊपर जो है ये जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है जब x इज इक्वल टू 2,
ओनली फॉर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन में x इज इक्वल टू 2 के अलावा कुछ भी रख दो, कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये अभी थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आगे और ज्यादा चीजें आने वाली है। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बताओ बेटा, ये इक्वेशन हुई या आइडेंटिटी हुई? ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी है? इक्वेशन। क्यों सर? इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 ओनली। दो हैं पर फिर भी ओनली इसलिए कि इन दो के अलावा आप कोई भी वैल्यू आउटपुट कर दो, ये 0 LHS इज इक्वल टू RHS नहीं आएगा। ठीक, तो जब हमारे फंक्शन की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज होती है बच्चों, जिस पर LHS RHS के बराबर होता है, उस कंडीशन में बोलते हैं इक्वेशन। जब ये कंडीशन नहीं होती, जब डोमेन सेट पूरा का पूरा जो डोमेन सेट है वो आपकी कंडीशन में LHS इक्वल टू RHS करे, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम यहां पर ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी की बात है ना। तो ये आपकी क्या है? ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी है, और ये फिर से इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, तो यहां पर देखें एडिटिव आइडेंटिटी होती है नल मैट्रिक्स। तो लिख ले यहां पर, अगर आप लिखना चाहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज नल मैट्रिक्स और एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इसके बाद आते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ यानी कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा है, तो क्या मैं यहां से b इज इक्वल टू सी बोल सकता हूं? यानी कि a को a से कैंसिल कर दिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा कैंसिल करते नहीं है। करते क्या है, दोनों जगह पर LHS RHS में हमने माइनस a से ऐड किया। वी एड नेगेटिव ऑफ a बोथ साइड्स, है ना, पढ़ा रखा है मैंने इक्वेशंस में। चलिए, तो b इज इक्वल टू सी, बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स में पढ़ते हैं हम ये सब, गौरी ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो लिख लेंगे कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़े। हाँ भाई, आगे बढ़े जनता। चलिए, बहुत सुंदर। आइए जी, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखें, तो अब तक हम लोग बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात तो कर चुके हैं। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो क्या बोलते हैं हम ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये रह गए हैं। क्या रह गए हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और इसको बड़े गौर से समझें, इसको बड़े इत्मीनान से समझना है। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब एक बात बताओ, एक नंबर का एक नंबर से मल्टीप्लाई होता था तो बेटा क्या मिलता था?
नंबर ही मिलता है। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल मिलता है। तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आउटपुट में आपको मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो अगर A इंटू बी करेंगे तो C जो मिलेगा दैट इज ऑल्सो मैट्रिक्स, दैट इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सर क्या हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? नहीं। तो सर कंपैरेबल मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेशन होता होगा, कंपैरेबल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता होगा, वो भी जरूरी नहीं है। जी हां, वो भी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? वो हम थोड़ी देर में सीख जाएंगे, बस थोड़ी देर का धैर्य रखें और समझने की कोशिश करेंगे। तो बस अभी ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कंपैरेबल मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर कैसे पता चलेगा दो मैट्रिक्स को देखकर कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ऐसा तो है नहीं मैट्रिक्स मुझे सवाल में लिख कर देगी भैया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और अब इसके आगे की बात करें, सर हमने मैट्रिक्स में तो ऑर्डर पढ़ा था, तो ए और बी का ऑर्डर देखकर मुझे सी के ऑर्डर के बारे में कैसे पता चलेगा? ये दो महत्वपूर्ण सवाल हमारे जीवन में होने चाहिए जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। क्या ये बात समझ आई? पहली कंडीशन हमें क्या देखनी है, पहली चीज हमें क्या सवाल, पहला सवाल क्या है, वो कौन सी सिचुएशन होगी जब ए और बी का मल्टीप्लाई होगा। दूसरी, सर ए और बी का अगर ऑर्डर मुझे पता हो तो सी का ऑर्डर मैं कैसे पता करूं? सी का ऑर्डर पता करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशन, क्या तरीका होना चाहिए? ये दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने में। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई। चलिए तो अब शुरू करते हैं। तो देखें, मान के चलते हैं, लिखिए लेट ए बी, ए मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे लिख दिया ए आई जे ऑफ सम एम क्रॉस एन, एंड बी मैट्रिक्स है बी आई जे सम पी क्रॉस क्यू, सम पी क्रॉस क्यू। यानी ए और बी का क्या हो गया भैया, ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, बी का ऑर्डर पी क्रॉस क्यू है, ठीक है। देन टू डिफाइन, लिखें देन टू डिफाइन their product, then to define their product, the number of columns in pre-multiplicative matrix, pre-multiplication matrix should be equal to, अभी बताता हूं प्री मल्टीप्लिकेशन का मतलब, शुड बी इक्वल टू, इत्मीनान से, बड़े इत्मीनान से, शुड बी इक्वल टू the number of rows in post multiplication matrix. In post multiplication matrix. ठीक है, तो भैया प्री और पोस्ट आप लोग, बहुत लोग अच्छे से जानते हैं। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जैसे हम जो फोन यूज करते हैं उसमें जो सिम होती है उसके लिए हम बोलते हैं प्रीपेड सर्विसेज या पोस्टपेड सर्विसेज, प्रीपेड सिम, पोस्टपेड सिम, या बहुत सारी सर्विसेज होती है जो प्रीपेड होती है, कई सर्विसेज पोस्टपेड होती हैं।
है ना। प्रीपेड का मतलब होता है पहले पे करना है, फोन में हम 1 महीने पहले हम देखते हैं हमारा रिचार्ज खत्म हो रहा है, अगले महीने के लिए हम पहले रिचार्ज कर लेते हैं। पोस्टपेड में क्या होता है, आपने जो महीने भर आपने जो भी अपनी सर्विसेज दी है, कॉल किया, इंटरनेट जो यूज किया, उसके बेसिस पर आपका बिल जनरेट होता है। तो एक में होता है आपने टोकन सिस्टम, जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैकडी, डोमिनोज, तो वो प्री पेड वाले हैं ना, प्रीपेड वाले हैं। पहले आप क्या करते हैं, पहले आप काउंटर पे पे करते हैं, फिर आपको आपका पिज्जा बर्गर या जो भी आप लेना चाहते हैं वो मिलेगा। आप नॉर्मल जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट या जो अदर क्यूजिन के रेस्टोरेंट होते हैं, वहां आप जाएंगे तो आपको पहले खाना आप खाते हैं, है ना, फिर आप वहां पर पे करते हैं, यही सिस्टम होता है। तो प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब सर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, तो भैया देखो, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन लिख रहा हूं इस फॉर्मेट में, a इंटू बी, तो a इंटू बी, तो भाई देखिए जरा, a जो है ये पहले लिखा है, b जो है ये बाद में लिखा है, तो a जो है मेरा ये हो गया प्री मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स या प्री मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेटिव बोलते हैं, प्री मल्टीप्लिकेटिव कर दो, है ना, या उससे कोई फर्क नहीं पड़े। और ये हो गया पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कई लोग पोस्ट मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लिकेशन के बाद वाली मैट्रिक्स मान लेता है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अगर मैं बेटा अब यहां से एक चीज समझ में आई कि सर इसके नंबर ऑफ क्या बोला मैंने, कॉलम्स या रो, कॉलम, ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। सर अगर मैं ए और बी की जगह अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, सॉरी, बी इंटू ए, तो देख भाई अब प्री मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, बी, ए जो हो जाएगी वो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है, जो पहले लिखा वो प्री, जो बाद में लिखा वो पोस्ट। क्लियर है। तो एक चीज यहां पर आपको क्या स्ट्राइक की, सर अगर इन दोनों को लिखने का ही तरीका अलग है तो गारंटी है सर ये दोनों डायरेक्ट बराबर नहीं होते होंगे। यानी मल्टीप्लिकेशन में हम a इंटू बी कर रहे हैं या b इंटू ए कर रहे हैं, ये दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों अलग बातें हैं बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है, a इंटू बी और b इंटू ए अलग बातें। तो हम यहां से एक बात अभी से बोल सकते हैं कि सर देखो अभी मुझे कुछ नहीं पता बहुत ज्यादा, पर मैं एक बात बोल सकता हूं या बोल सकती हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल। कभी गलती से हो जाए तो हो जाए, है ना, लेकिन अभी जो है ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्या ये बात सही है, गलती से कैसे हो सकता है भाई, देखो क्या हुआ, 2 + 2 कितना आएगा, 2 + 2 4, बोल भाई हाँ या ना, 2 + 2 4 ना, और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 दैट इज ऑल्सो 4, और 2 की पावर 2 वो तो 2 इंटू 2 ही हो गया एक तरीके से, है ना। तो चलो उसको छोड़ देते हैं। तो दो नंबर का एडिशन किया सेम तो भी 4 आया, और मल्टीप्लिकेशन किया तो भी 4 आया। तो सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक ही बात होती है, बता भाई, नहीं, यहां पर क्या है, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही किसी दिन अब आप इसके बेसिस पर कोई देखे और पूरा जजमेंट कर लेगी, सर पता है आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूं, एडिशन जो होता है वही मल्टीप्लिकेशन है सर, ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो भैया ये क्या हो गया, ये कभी कभी का केस हो गया। तो अगर मैट्रिक्स में कभी ऐसा पॉसिबल हो जाए या क्वेश्चन में गिवन कंडीशन हो, तो चढ़ मत जाना मेरे ऊपर बंदूक लेके, नहीं सर आपने तो लिखवाया था कम्यूटेटिव नहीं होता, ये कैसे कम्यूटेटिव हो गया। तो भाई कभी कभी मैंने बता रहा हूं जो इन जनरल वाली सिचुएशन, कभी कभी वाली जो सिचुएशन है, यदा कदा वो वाली जो सिचुएशन है वो हो जाएगी। बात समझ में आई, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भैया कि इसकी कंडीशन क्या होगी। अब देखो अगर ए का ऑर्डर, सॉरी वो तो लिख ही दिया था ना हमने,
ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए n, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए n, और बी के नंबर ऑफ रो क्या हो गए p, बी के नंबर ऑफ कॉलम रो कितने हो गए p, बोल भाई हाँ या ना। तो a इंटू बी को डिफाइन होने के लिए, a इंटू बी को डिफाइन होने के लिए, टू डिफाइन ए बी, टू डिफाइन ए बी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, m इक्वल्स टू n, n इज इक्वल्स टू p, p इज इक्वल्स टू q, m इज इक्वल्स टू q। इन चारों वेरिएबल्स में क्या होना चाहिए बता भाई, जल्दी बोल हाँ या ना, जल्दी। ए और बी को बराबर, सॉरी ए और बी का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन हो, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन डिफाइन हो, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए भैया, ए प्री मल्टीप्लीकेशन का लिख रखा है कॉलम, तो कॉलम क्या हो जाएंगे ए, और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन के नंबर ऑफ रोज, बोल भाई हाँ या ना, क्लियर है। तो टू डिफाइन ए बी, एम जो है वो एन के इक्वल होना चाहिए, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, सही बात है। और यहां से अगर मैं देखूं तो टू डिफाइन बी ए, यहां पर क्या होना चाहिए बता भाई, बी ए का प्रोडक्ट डिफाइन कब होगा जल्दी बता, सर बी पी क्रॉस क्यू, ए एम क्रॉस एन, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम यानी क्यू और ए के नंबर ऑफ रो दैट इज एम, तो क्यू इज इक्वल्स टू एम। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, सॉरी मैंने यहां एम इज इक्वल्स टू क्यू लिख दिया, एम इज एन इज इक्वल्स टू पी था ना ये, टू डिफाइन ए बी, टू डिफाइन ए बी एन इज इक्वल्स टू पी, और टू डिफाइन बी ए क्यू इज इक्वल्स टू एम। बोल हाँ या ना, क्या ये बात समझ आ रही है, जल्दी बोल हाँ या ना, क्या ये बात समझ आ रही है। चलो ठीक है, अब तो पहला सवाल हमारे दिमाग का जो था वो सॉल्व हुआ है ना। पहला सवाल क्या था कि सर ये ए और बी जो है ये कब मल्टीप्लाई होंगे, अभी मल्टीप्लाई होता कैसे है वो हम बाद में देख रहे हैं, पहले कंडीशन समझ रहे हैं। तो पहले कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, पहले जो मैट्रिक्स लिखी है उसके नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो, वो दोनों मल्टीप्लाई होने के लिए बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं कहूं यहीं पर एग्जाम्पल, अगर बेटा ए जो है इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है और बी का जो ऑर्डर है वो 4 क्रॉस 3 है, तो बता भाई ए बी डिफाइन होगा क्या, ए बी डिफाइन होगा क्या, जल्दी बोल। हाँ ए बी डिफाइन होगा, ए बी एग्जिस्ट, बी ए ट्रू फॉल्स खेल रहा है, तो ए बी नहीं होगा क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4, और बी ए भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसी में अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, सी ले लूं और ये ले लूं 3 क्रॉस 5, अब पूछूं आपसे ए सी और सी ए, तो भाई ए सी देखो पॉसिबल है,
एसी, एसी बोल भाई, ठीक है। सीए, सीए पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर एक चीज और हमें सीखने को मिली कि हम तो कम्यूटेटिव की बात कर रहे थे भैया, कई बार तो ऐसा हो रहा है कि साहब उल्टा करने पर तो वो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा। उल्टा कर देते हैं, एसी से अगर सीए बना दिया तो डिफाइन नहीं है, एक डिफाइन है दूसरा डिफाइन ही नहीं है, एक डिफाइन है दूसरा डिफाइन ही नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है ना? चलिए अब इसको जल्दी से पहचानने के लिए कैसे सीखें, देखो देखो भाई, अगर ए जो है इसको m क्रॉस n लिख रहे हैं और b को लिख रहे हैं बच्चे p क्रॉस q, समझे? तो भैया देखो इस इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो कभी भी जब भी दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो सबसे पहले दोनों परिवार की तरफ से, जैसे शादी का रिश्ता होता है ना, बड़ा दूर स्टेज है आपके लिए, पर अभी अपन बात करते हैं, या यूं समझे शादी का रिश्ता नहीं, एक दो कंपनीज है अभी इंडिया में, बहुत ही स्टार्टअप की दुनिया चल रही है। तो स्टार्टअप, ये कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, ए कंपनी और बी कंपनी के मालिक हैं अलग अलग, अभी तो सब अलग है। दोनों कंपनी के बीच में टाई अप कब पॉसिबल है? जब ए का जो पहला कंटेस्टेंट है, बी का जो सबसे पहला कंटेस्टेंट है, वो दोनों मैच हो भाई, वो दोनों मिले, भाई आप मेरी कंपनी में आइए, हम आपकी हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक, तो भैया ए की तरफ से बी की तरफ से देखें तो सबसे पहले इन दोनों में यहां पर एन और यहां पर पी। सर यहां पर एम क्यों नहीं? भाई दोनों को बिल्कुल करीब करीब देख, ए लिखा एन, बी लिखा पी क्यू, ठीक, बोल भाई हाँ है ना? तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग। अगर एन और पी बराबर हो गए तो ए और बी आ जाएगा, ठीक। तो अब तुझे बार बार वो दिमाग में नहीं रखना सर प्री मल्टीप्लिकेशन वाले का कॉलम, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की रो, तुझे मैंने डायरेक्ट दे दिए कि भैया ए 2 क्रॉस 3, बी 3 क्रॉस 4, तूने देखा अच्छा ये 3 और ये 3, ओके सर डन, डील डन। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखें जरा सर, अब इनका मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी उसके बारे में क्या बताएंगे। तो एक बात बता भाई, ये ए कंपनी में एम और बी कंपनी में जो क्यू आदमी है, इनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? इनकी भी कोई इज्जत है या नहीं? बोल जरा। या ये वही घर के छोटे भाई बहन है जिनको दुत्कारा जाता है, ए एसी का रिमोट लेके आ, पंखा चालू कर, गेट लगा, पानी ला, हाँ, इस टाइप की दुत्कार मिलती है इन बेचारों को। बता भाई, ये भी तो इज्जतदार हैं सर, ये भी तो, इनका भी तो कोई ना कोई रोल होना चाहिए ना मल्टीप्लिकेशन में। ये तो बड़े बेरोजगार से बैठे, ये तो बड़े बेकार से बैठे। तो भैया क्या करेंगे समझे, जब सी जो मैट्रिक्स है ना, एन और पी बराबर हुए, इनका गेम खत्म हुआ, एम और क्यू जो बचा वो इसके ऑर्डर को डिफाइन करेगा। दोबारा सुने, ये दोनों तो बराबर होके कैंसिल हो गए, अब जो बचे थे, जो जिस ऑर्डर में बचा था, एम पहले क्यू बाद में, तो मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कौन डिफाइन करेगा? ये एम और ये क्यू। तो यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा बताओ जरा? यहां पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल सही सर, ये 3 और 3 तो हो गए भाई, इन दोनों ने तो बात करा दी, मीटिंग फिक्स हुई, और 2 और 4 बिल्कुल ऑर्डर। तो अगर मैं पिछले एग्जांपल में देखूं, जो एसी में एग्जिस्ट हुआ था, यहां पर जो एसी आएगी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों बताना जरा? एसी का ऑर्डर, एसी फलक 3 5 कैसे बेटा? 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 5, बिल्कुल। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम थोड़ा पीछे हैं। टू डिफाइन ए बी, एन पी इज इक्वल, एन इज इक्वल टू पी एंड सी
सी का ऑर्डर क्या होगा, एंड सी विल बी, सी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बता भाई, ए बी कर रहा है तुम, सी क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ए बी अगर एन और पी बराबर होगा तो एम क्रॉस क्यू, बोल भाई हाँ या ना। और यहां पर जो सी होगा आप अच्छे शब्दों में लिखेंगे, मैं थोड़े से ऐसे ही लिख दे रहा हूं, तो सी कितना हो जाएगा, एन क्रॉस पी, बी ए हो रहा है, देख भाई सॉरी बी ए, तो पी और एन, पी क्रॉस एन, बिल्कुल नॉट एन क्रॉस पी, पी क्रॉस एन, दिव्यांश ठीक है, पी क्रॉस एन, ऑर्डर जरूरी है प्रॉपर। क्या ये बात समझ आ रही है, क्या ये बात समझ आ रही है, जल्दी बोल हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, तो क्या उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बच्चों, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सॉरी डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर नहीं पॉसिबल ना, नहीं पॉसिबल, पर अगर सेम ऑर्डर की हो तो पॉसिबल है, ए बी एन क्रॉस एन, बी बी एन क्रॉस एन, ए बी 3/3, बी बी 3/3 है ना, और इनका अगर पॉसिबल है और जो आउटपुट मैट्रिक्स आएगी वो भी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो भी सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्या ये बात मानते हैं, क्या ये बात मानते हैं आप, है ना, तो ये पॉइंट की तरह लिखवाने की जरूरत नहीं है, बट हम समझ गए कि सर दो स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, अगर पॉसिबल है, और पॉसिबल कब होगा, जब ए और बी जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ये सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है, बोल भाई हाँ या ना, कोई क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट, चलिए बहुत सुंदर। अब देखते हैं कि सर ये होता कैसे है, सर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो भैया देख ले होगा क्या, पहले मैं ए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, मैं समझाने के लिए ना एग्जांपल से ले रहा हूं, फिर जनरलाइज करूंगा, 1 2 3, यहां 4 2 1, और बी मैट्रिक्स ले रहा हूं, ए का ऑर्डर कितना हो गया, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो अगर इसमें 3 रो हैं तो यहां पर 3 कॉलम करने पड़ेंगे मुझे, तो 4 2 1 0 1 2, क्या ये पॉसिबल है, अभी ये पॉसिबल है क्या, जल्दी बता, ये 2 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 3 है, और ये 3 कॉलम होने पड़ेंगे, तो हम क्या करें 1 2, नाउ इज इट पॉसिबल, अब पॉसिबल है, चल भाई क्लियर है, चलो अब मुझे चाहिए ए इंटू बी, ए इंटू बी, अच्छे से समझें, होता क्या है, यहां से हम फर्स्ट रो पकड़ेंगे और यहां से लेंगे फर्स्ट कॉलम, क्या किया मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके जो ऐड कर दिया, यानी 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, क्या ये बात समझ आई, ये क्या मिला मुझे, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, तो रो सारी प्री मल्टीप्लीकेशन से उठानी है
कॉलम सारे पोस्ट मल्टीप्लीकेशन से उठाने। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई आपको? अब आप देखो, अब आप समझो जरा, अगर ये प्री मल्टीप्लीकेशन वाली मैट्रिक्स में 3 की जगह हम मान लो, जैसे यहां पर हम पहले 2 ले रहे थे, समझना जरा, अगर यहां पर 2 होते तो 1 का 4 से हो जाता, 2 का 0 से हो जाता, 3 तो बेचारा सिंगल रह जाता, है ना? 3 का तो कुछ होने नहीं वाला था। बोल भाई बता, 3 का मल्टीप्लीकेशन हो पाता किसी के साथ? सर नहीं सर, वो तो बेचारा खाली रह जाता। तो क्या भाई सर, अगर एक भी खाली रह गया तो गड़बड़ हो जाती। तो इसलिए यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी इसके जो रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके जो कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। कॉलम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? जितने नंबर ऑफ रो होंगे। ये हमने आज की क्लास में स्टार्टिंग में बात की थी कि भैया एक रो में कितने एलिमेंट, अगर मैंने ऑर्डर बता दिया तो तुमने आंसर बताया था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? इसीलिए बताया था। तो वही देखें यहां पर, तो यहां पर जितने नंबर ऑफ रो में एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, उतने ही इसके कॉलम में एलिमेंट होने चाहिए, और कॉलम में एलिमेंट यानी नंबर ऑफ रो। तो यहां का प्री मल्टीप्लीकेशन का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू प्री पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का नंबर ऑफ रो। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? जल्दी बोल हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना। आ गए? चलिए, तो इसकी वैल्यू जो आएगी आप सॉल्व करेंगे, दैट इज 403, दैट इज 7। तो 7 इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। 7 इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। सेकेंड रो, अगर मैं आपसे पूछूं अगला एलिमेंट जो आएगा वो क्या होगा, दैट इज अगला एलिमेंट क्या होगा? तो देखिए भाई, ये क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 2 that is 2, 2 into 1 that is again 2, 3 into 2 that is 6, तो 6 into 2 into 6 plus 2 plus 2 that is 10। तो मेरे हिसाब से ये 10 आ रहा है, बताओ जरा आपके हिसाब से भी सेम आ रहा है क्या? बाकी जनता, अब देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से हो गया, तो फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से भी करो। तो 1 into 1 1, 2 into 2 that is 4, 3 into 1 that is 3, तो 3 plus 1 4, 4 plus 4 8। so is it true? इसके आगे पॉसिबल नहीं है, तो यानी इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? जितने यहां पर ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स कहां से आएंगे? सेकंड वाले के नंबर ऑफ कॉलम से। तो सेकंड वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका ऑर्डर, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो गए। रो कहां से आएंगी? इसमें से 2 क्रॉस 3। ठीक है, चलिए अब यहां का देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो दैट इज 4 2 1, सेकंड कॉलम दैट इज 4 0 1, तो 4 into 4 16, 2 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, so that is 17। is it true? बता बेटा, is it true? अगले दो एलिमेंट देख भाई, अगले दो एलिमेंट, अगले दो एलिमेंट 4 into 2, 2 into 1, 1 into 2, that is 12, and last one is the 9। 4 into 1, 2 into 2, 1 into 1 है ना। तो इसको बोलते हैं रो का कॉलम से कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आई? बात समझ में आई?
बात समझ में आई, हाँ या ना? तो लिखें इन मैट्राइसेस या मैट्राइसेस मल्टीप्लिकेशन is done by row to column process. Row to column. क्लियर है? एकदम क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोल, जल्दी बोल। किसी भी बच्चे को 1% डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम? अब देख, यहां पर बेटा ऑर्डर क्या था ए का 2x3 और यहां पर इसका था 3x3, है ना? तो ऑर्डर वाला भी समझ गए, 3x3 का था, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर का 2 इधर का 3, 2x3 बचेगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ू तो लिखते हैं एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल्स टू, लिखिए इफ a इज इक्वल्स टू, बड़ा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, एकदम घटिया, मतलब तुम लोगों के लेवल के आगे तो टिकता ही नहीं है ये। 1 -2 3 2 -1 और बी मैट्रिक्स दे रखी है बेटा 2 3 -1 2 4 and -5। देन शो दैट, या पहले लिखें, हाँ लिख लेते हैं, देन शो दैट AB is not equal to BA। अगर A ये है B ये है तो आपको क्या करना है, AB निकालना है, BA निकालना है और दोनों अनइक्वल है ये शो करना है। तो फाइंड, साथ में लिख देते हैं, फाइंड AB एंड BA, देन शो दैट AB इज नॉट इक्वल। चलिए शुरू कीजिए, शुरू करें। एकदम आसान है, को कहीं पर भी, बड़ा इत्मीनान से समझा रहा हूं बच्चों, बड़े इत्मीनान से चल रहा है सब। हाँ जी, ए बी आ रहा है 16 - 16 0 18। देखें भाई तरफ, सबसे पहले तो देखो भाई, ए का ऑर्डर जो है वो क्या है, 2 रो और 3 कॉलम, और यहां पर 3 रो और 2 कॉलम। तो एक बच्चा तो यहीं पर देखकर बता सकता है कि सर ए बी करेंगे तो 2x2, बी ए करेंगे तो 3x3, तो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो कंपैरेबल ही नहीं है भाई, दोनों मैट्रिक्स तो कंपैरेबल ही नहीं है। तो सर
ए बी तो बी ए के बराबर हो ही नहीं सकता, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गई बच्चे। ये कौन सी अप्रोच हो गई? ऑब्जेक्टिव, है ना। हमें लेकिन यहां पर अगर एनसीईआरटी या सीबीएसई में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमको वहां क्या करना पड़ेगा? ए बी फाइंड करें, बी ए फाइंड करें और फिर अच्छे बच्चों की तरह लिख कर दिखाएं। जेई मेन से एडवांस में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां पर हमें अगर वहां तो ऑप्शन देंगे एमसीक्यू है, तो वहां हम ये दिमाग लगा सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए ए बी आ रहा है 16 -16 0 18। कैलकुलेशन पार्ट चेक करें, बाकी सभी लोग सेम है। और बी ए कितना आ रहा है? देखो भाई बी ए आएगा 3x3 की मैट्रिक्स। बी ए इज 3x3 मैट्रिक्स। हाँ जी, चलिए। तो बी ए कितना आ रहा है भाई? बी ए बताइए जरा। 11 11 2 3 5 6 -5 -11 -18 7। वेरी गुड, वेरी गुड। सेवनटीन, सॉरी। हाँ देखो भाई, क्या यही आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर? जल्दी बोलिए। बाकी लोग मैच करें। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं और वहां पर आप लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? पक्का समझ आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई भी बच्चे को 1% भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं? हाँ या ना? जल्दी बोल भाई। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए बहुत सुंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक बात बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चलो पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखें, फर्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। तो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, एक चीज आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, हम देख चुके हैं कि ए बी डिफाइंड है पर बी ए डिफाइंड ना हो, है ना। पर यहां पर एक चीज लिखिए कि अगर ए बी, अगर कभी ऐसा हो जाए, इफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, भाई बराबर तो होगा नहीं, है ना। पर अगर कभी एक दूसरे के नेगेटिव आ जाए तो देन इट इज एंटी कम्यूटेटिव। इसे क्या बोलेंगे? देन इट इज, देन ए बी
एंटी कॉम्यूटेटिव। कभी कभार एक आध भूले भटके एग्जाम में यूज हो जाता है ये टर्म, इसलिए मैंने बता दिया। एंटी कॉम्यूटेटिव आप लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं ना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, है ना। तो ऐसे ही कॉम्यूटेटिव, नॉन कॉम्यूटेटिव और एंटी कॉम्यूटेटिव। क्लियर है? चलिए बहुत सुंदर। सेकंड करें, सेकंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव ये होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं कि ए बी सी अगर है, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप पहले 2 किसी को भी चूज कर लीजिए। यानी आप अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो कर दीजिए, बाद वाले का कर सकते हैं तो वो कर दीजिए, बशर्ते डिफाइन होना चाहिए, बशर्ते डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तीसरा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, अगर हम किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, बशर्ते वो डिफाइन हो, तो इसमें लिख देते हैं ए अगर मैंने ले लिया m क्रॉस n, समझना, ठीक है। तो a इंटू आई एन, आई कितने ऑर्डर का है? n क्रॉस n। तो ये वापस से ए मैट्रिक्स मिल जाएगी मुझे, हाँ या ना। अगर मुझे यहां पर बच्चों बताओ, अगर अगर प्री मल्टीप्लीकेशन में आई कर दूं तो इसका ऑर्डर क्या होना होगा? अगर प्री मल्टीप्लीकेशन में आई आ जाए, प्री मल्टीप्लीकेशन में आई आ जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताओ। m। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गौरी। ठीक है, तब भी मल्टीप्लाई होके ए ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कैसी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये समझ गया आई एन का मतलब क्या हो गया? एन क्रॉस एन की, यानी डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। आई एम का मतलब एम क्रॉस एम की डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। देखो उर्वी बेटा समझे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ और स्पेशल टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है। ए जो है उसमें m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। अब अगर a को i से मल्टीप्लाई करना है, समझना, ये m क्रॉस n है, तो इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस n होना पड़ेगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है उर्वी? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n। और अगर मैं प्री मल्टीप्लीकेशन में रखना चाहता हूं तो भाई मुझे m क्रॉस m की रखनी पड़ेगी, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे, बराबर हो पाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? और दोनों ही सिचुएशन में देखो आप सॉल्व करोगे तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? भैया यहां पर n n कैंसिल, m क्रॉस n, यहां पर m m कैंसिल, m क्रॉस n, और a का ऑर्डर क्या था? m क्रॉस n। और ये तो हो गया ऑर्डर वेरिफिकेशन। आप मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करके देखना, सेम आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? चलिए, अब कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और वो डिफाइन हो तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या ये बात सही है?
क्या ये बात सही है? अगर ए मैट्रिक्स को मैं ओ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो आई विल गेट ओ नल मैट्रिक्स। अच्छा, बट इसका रिवर्स ट्रू होगा क्या? यानी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो क्या इससे हम ये बता सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी नल मैट्रिक्स? जैसे अभी तक आप क्या पढ़ते थे रियल नंबर्स में कि सर अगर x-2 और x+1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या तो x की वैल्यू -1 होगी। रियल नंबर्स में हम यही पढ़ते हैं भाई, अगर दो फैक्टर 0 है तो इधर दिस 0 और दैट 0, या फिर दोनों 0 हो, है ना। बट अगर मैं यही सेम फंडा अगर यहां पर बोलूं कि a इंटू बी नल मैट्रिक्स है, देन इधर a और b और बोथ ऑफ देम विल बी नल। तो भाई इस लॉजिक से यही होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। तो लिखें, यहां ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो लिखें if a into b is o, then not necessarily imply that either one of them, that either A or B or both of them will be null in general। कभी कभी भैया ऐसा नहीं है, कभी कभी हो भी सकता है, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होगा। रिवर्स हमेशा ट्रू है, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो गारंटी है नल मैट्रिक्स आएगा। पर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि भैया एक उनमें से कोई नल रही होगी। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आती है आपको? हाँ, इसी में एक बात और लिख लें, अगर a इंटू बी नल है तो बताओ बच्चों, अगर a इंटू बी नल है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या b इंटू ए भी नल होगा? ये भी जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ा था, पढ़ी थी। लेकिन इसको कई बार बच्चे ना रियल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर a इंटू बी नल है तो b इंटू ए भी नल होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इफ AB is equals to null, it doesn't imply BA will also be null। अब सर ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में आप लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में लग रहा होगा सर एक आध एग्जांपल बता देते तो मजा आ जाता, है ना। पर सर हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है सर हम बोलेंगे आप डांटोगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। भाई खुलकर बोला करो, यहां सभी बराबर हैं, है ना। चलिए, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, फिर ठीक रहेगा। और भी चलिए, तो लिखते हैं एग्जांपल में, इफ ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स ले लीजिए, -1 0 2, एंड बी ले लीजिए 3 5 0 0। इसमें आप ए बी और बी ए निकालिए,
फाइंड ए बी एंड बी ए। जल्दी। हाँ भाई, ए भी नल आ रहा है। ए बी मैट्रिक्स कितनी आ रही है? नल आ रही है। बता भाई, हाँ या ना? देख भाई, 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 0 0 0 0 इंटू 3 2 इंटू 0 0 0 इंटू 5 0। और बी ए कितना आ रहा है? बी ए कितना आ रहा है? 0 सॉरी 3 इंटू 3 0 5 0। बिल्कुल, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 7। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखो, ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। पीछे आइए, ए बी नल है, देन नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट ईदर ए और बी और बोथ ऑफ देम विल बी नल। भैया देखो, ए बी नल आ गया, आपने ही निकाला, मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही बताया ए बी नल आ रही है साहब। और ना तो ए नल है ना तो बी नल है। क्या ये बात समझ आती है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समझो, यहां पर बेटा एक बार मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा, यहां पर पूरे रो के एलिमेंट्स, पूरे कॉलम के एलिमेंट सारे मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहे हैं। तो 2-3 स्टेप का प्रोसेस है ना, 2-3 स्टेप का प्रोसेस है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती थी। ठीक, अच्छा, और ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ए बी नल डजंट इंप्लाई बी ए नल, ये भी वेरीफाई हो गई है। ये भी वेरीफाई हो गई भाई, ए बी नल आ रहा है बट बी ए नल नहीं है। बोल भाई, हाँ या ना? चमका कि नहीं चमका? ठीक है, ठीक है। अब मैं कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, देखते हैं किसका कितना तेज दौड़ता है दिमाग। कितनी प्रॉपर्टी हो गई थी? 6। हाँ भाई, पूछूं? रेडी है? चलिए, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सी होगा? एक मिनट, हाँ भाई, बैक। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूं, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि बी इज इक्वल टू सी है? इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, देन विल इट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी? ट्रू और फॉल्स? दिव्यांश, अवनीश, बात समझ में आई? भाई मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी है बट बी इज इक्वल टू सी नहीं है, क्यों नहीं भाई? आप बताओ मुझे, अगर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड होता तो आप क्या करते हो?
सर x को x से काट देते हैं। बोल भाई, नहीं काट सकते? क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ द लास्ट टू प्रॉपर्टीज। देखिए सही बात है, नहीं होगा। रीजन, इसको पहले तो लिख ले, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? 7th, दैट इज कैंसिलेशन लॉ। एडिशन में लगता है लेकिन यहां का कैंसिलेशन लॉ नहीं लगेगा, तो कैंसिलेशन लॉ डजंट होल्ड ट्रू, डजंट होल्ड ट्रू। अब रीजन देखें जरा, बहुत लॉजिकल रीजन है बेटा। मैं मैथ्स की इतनी सारी इसमें कंडीशंस लिखवा रहा हूं, पर हर एक के पीछे का रीजन समझो। रीजन समझते जाओगे, प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपके दिमाग पर भारी लोड पड़ने वाला है, भैया इतनी सारी प्रॉपर्टीज, एक एक चीज को समझते जाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भैया ये है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सर ये है, यानी कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू नल। अच्छा सर यहां से ए कॉमन ले लीजिए। अच्छा, अब अगर दो मैट्रिक्स, भाई ये तो क्या है, ये एक तरीके से दो मैट्रिक्स है, तो मैं वही ले लेता हूं, चंगू जी और मंगू जी, है ना। अब चंगू जी और मंगू जी अगर दो मैट्राइसिस बन गए हैं आज, और इन दोनों मैट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है, तो हमें यह पता है कि ना तो चंगू जी नल है और ना ही मंगू जी नल होंगे। बोल भाई, भाई ना तो चंगू जी नल होने वाले हैं, ना ही मंगू जी नल होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं। तो सर ना तो यहां से ए नल होगा और ना ही यहां से गारंटीड, हो भी सकता है बट गारंटीड नहीं है कि बी माइनस सी नल हो। अगर बी माइनस सी नल नहीं है तो यहां से बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये पीछे वाली दोनों प्रॉपर्टी है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है, तो कभी भी हम ये कंक्लूड नहीं करेंगे कि उनमें से कोई एक नल रही होगी। बोल भाई, चमका कि नहीं चमका? चमक गया? तो अगर दो मैट्रिक्स, यहां पर हमने इनको भी दो, एक मैट्रिक्स ए हो गई, दूसरी मैट्रिक्स बी माइनस सी। बोल क्लियर? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर, सारे एकदम प्रॉपर्टी, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। ठीक है, चलिए तो अब एक नया चीज पढ़ते हैं, तो लिखेंगे, एक नई चीज लिखते हैं। लिखिए ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जल्दी लिखें, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखें ट्रेस का मतलब क्या होता है भैया? नाम जरूर अजीब सा है बट इसमें कुछ नहीं है। एक क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी नोन एज द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? देखिए, द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, किसी को भैया छोड़ मत देना बस, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या ये बात क्लियर है? इसमें तो कुछ बता नहीं। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, TR A, तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा ओवर AII, वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू N, यानी कि ट्रेस ऑफ A, ये A11 A22 अप टू AN। आसान है। ट्रेस, भाई नया टर्म इंक्लूड कर दिया उन्होंने, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए बताया
यहां पर इसलिए बताया कि दुनिया में अगर दो मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कि ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, ठीक है, ए बी भी पॉसिबल है और बी ए भी पॉसिबल है, तो भैया उन दोनों मैट्रिक्स की ट्रेस बराबर होती है। सर मतलब सर घूम गया। अरे कुछ नहीं घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, इफ ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, दोनों बस डिफाइंड होने चाहिए, बराबर नहीं, बोथ आर डिफाइंड, देन ट्रेस ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। अब इसको समझने में अगर आपका दिमाग घूम रहा है तो मैं आपको एक छोटी सी चीज याद कराना चाहता हूं। जरा वापस चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर देखें भैया क्या हो रहा था, जरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो आप प्री मल्टीप्लिकेशन से उठा रहे थे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से आप कॉलम उठा रहे थे। बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल। अच्छा, उसके अलावा आपको जो भी एलिमेंट चाहिए था, जैसे आपने सपोज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट उठाया, तो आपने क्या किया, सर यहां का फर्स्ट रो और यहां से सेकंड कॉलम। अगर मुझे मान ले यहां पर सेकंड रो सेकंड कॉलम उठाना था, तो यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, यही किया था। रो यहां से कॉलम यहां से, प्री मल्टीप्लिकेशन से रो, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई किया था। बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। अच्छा, अब जरा देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रेस की। बात किसकी कर रहे हैं, ट्रेस की साहब। ट्रेस किस में, डायगोनल एंट्रीज किसकी बात होगी, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि नॉन स्क्वायर वाले में तो भैया डायगोनल का तो मतलब ही नहीं निकलता, मतलब ही नहीं निकलता। बोल भाई हाँ या ना, डायगोनल की बात ही कहां करेंगे, स्क्वायर में। अच्छा, A11 का मतलब क्या हो गया, सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे आएगा, इसका मतलब हो गया, सर इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, समझना जरा, ट्रेस ऑफ ए बी या ट्रेस ऑफ बी ए कुछ भी ले लूं, हर एक जगह पे क्या हो रहा है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहे हैं। A11 जैसे आपको मैं एक विजुअलाइजेशन के लिए बस समझा रहा हूं, है ना। ए मान लिया, मैं छोटा सा ले रहा हूं, A12 A21 A22, बी ले लिया मैंने, B11 B12 B21 B22। देखना जरा, अब ए बी की मैट्रिक्स का हम निकालते हैं ट्रेस ऑफ ए बी, तो ए बी के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रेस के लिए क्या चाहिए, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट। बोल भाई हाँ या ना, बोल भाई हाँ या ना। तो ए इंटू बी अगर सी आया तो मुझे चाहिए C11 और C22। अगर ए इंटू बी सी आया तो मुझे क्या चाहिए, ट्रेस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, C11 C22। C11 कैसे आएगा, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। बोल भाई हाँ या ना। अच्छा सर सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसे आएगा, A21 B12 और A22 B22। भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम ऐसे ही तो आएगा, ये आपने यहां से सेकंड रो ली, यहां से सेकंड कॉलम लिया, ठीक। अब देख सभी पर गोला लग गया, यानी कि हर एक रो हर एक कॉलम के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जब इसको रिवर्स करेंगे तब भी तो भैया ऐसे ही बनेगा। तब बस क्या हो रहा होगा, जब आप इसको रिवर्स करोगे, B11 A11 से होगा पर B12 A21 से हो जाएगा, तो वो एक आधा वाला पार्ट जो है वो किस में से चला जाएगा, बाद वाले में एडजस्ट हो जाएगा।
आप निकालकर आप वेरीफाई कीजिएगा, ये आप लोग वेरीफाई करिएगा इन दोनों को लेके ए और बी, ट्रेस ऑफ ए बी अलग से निकालना, ट्रेस ऑफ बी अलग से निकालना, इक्वेट करके चेक करना। क्लियर है? चलिए चलिए ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दिन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखें, लिखिए अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट कंडीशन under what condition is the matrix equation a square minus b square is equals to a minus b इंटू ए प्लस बी होल्ड्स ट्रू। देखो अगर रियल नंबर होते तो ये हमेशा हो रहा होता कंडीशन, भाई x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, ये तो जग जाहिर है ना। बट साहब यहां पर हो जाएगा, इस बात के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो देखिए सॉल्यूशन, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले रखते हैं, इसको सॉल्व करिए तो ए स्क्वायर ए बी बी ए बी स्क्वायर। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोल, क्लियर है? अच्छा अब देख, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन तो कर ही सकते हैं भाई, एडिशन में कैंसिलेशन लॉ तो आज ही पढ़ा है, दोनों को कैंसिल किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू नल, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि ए और बी कॉम्यूटेटिव होने चाहिए। इफ ए एंड बी आर टू कॉम्यूटेटिव मैट्रिसेस देन दिस इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई आपको? बोल भाई हाँ या ना। ठीक है, तो अब आप लोग सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की मैट्रिसेस का जो मटेरियल अपलोड हुआ है उसकी एक्सरसाइज O1 और आरडी शर्मा एक्सरसाइज नंबर, आरडी शर्मा में एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के नाम से है ये चैप्टर, ठीक है। तो वहां पर आप लोग उसका लेवल 1 जो है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आरडी शर्मा के हिसाब से 2 एक्सरसाइजेस हो गई हैं हमारी, क्लियर है। मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, मटेरियल में से भी क्वेश्चन करना है, ठीक। सभी लोग होमवर्क चेक नहीं कराते हैं, गलत बात है ये। चलिए ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, पुरानी है तो पुरानी से लगा लीजिए, ठीक है। चलिए ओके, तो आज की क्लास समझ आई? क्लास समझ आई? किसी को कोई डाउट? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? एनी डाउट्स? जिन लोगों को जाना है, जिन लोगों की दूसरी क्लासेस हैं, वो लोग जा सकते हैं, बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। उर्वी रेगुलर रहिएगा बेटा, लास्ट क्लास में नहीं थे आप। चलिए ठीक है, ओके।